और कल्पना कीजिए कि आपने एक नया लैपटॉप खरीदा है, आप उसे बॉक्स से निकालते हैं, पावर केबल लगाते हैं, बटन दबाते हैं और बूम, वो तुरंत काम करने लगता है। हाँ बिल्कुल, इसे ही तो हम प्लग इन प्ले कहते हैं, कोई झंझट नहीं। सही कहा। अब जरा सोचिए कि इसकी जगह आपको एक खाली डब्बा दे दिया जाए, एक मदरबोर्ड, कुछ उलझे हुए तार और प्रोसेसर अलग अलग पकड़ा दिए जाएं। और आपसे कहा जाए कि जाइए खुद इसे असेंबल कीजिए। बिल्कुल, खुद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए और अगर कोई तार ना जुड़े तो हफ्तों तक इंतजार कीजिए। मतलब सुनने में ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? एकदम खौफनाक। और सच कहूं तो दशकों से हमारे देश में फैक्ट्रियां लगाने वाले निवेशकों का अनुभव बिल्कुल इस दूसरे वाले परिदृश्य जैसा ही रहा है। वही तो। लेकिन 18 मार्च 2026 को जिस भव्य योजना की घोषणा हुई है, यानी भारत औद्योगिक विकास योजना, वो इसी सरदर्द का पक्का इलाज लेकर आई है। बिल्कुल, और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत दस्तावेज हैं, वो इस योजना के वित्तीय और रणनीतिक पहलुओं को बहुत गहराई से समझाते हैं। हमारा मकसद आज ये जानना है कि कैसे ये योजना भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिल्कुल वही प्लग इन प्ले मॉडल लेकर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इसे हमें किसी रूटीन सरकारी घोषणा की तरह नहीं देखना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब एक मूलभूत बदलाव। हाँ, एकदम। पहले जिसे हम भूमि आवंटन या लैंड अलॉटमेंट कहते थे, वो असल में सिर्फ एक बंजर जमीन का टुकड़ा थमा देने की प्रक्रिया थी। सरकार ने खाली जमीन दे दी और बस उनका काम खत्म। सही कहा। लेकिन ये जो भव्य योजना है, ये व्यापार सक्षमता यानी बिजनेस इनेबलमेंट पर फोकस कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ जमीन मत दो, बल्कि उस जमीन पर पहले दिन से व्यापार करना मुमकिन बनाओ। अच्छा, व्यापार मुमकिन बनाने की इसी बात पर आते हैं, क्योंकि जब मैं इसके वित्तीय पहलुओं को देख रहा था तो मुझे गणित में थोड़ी उलझन हुई। बजट को लेकर? हाँ, योजना का कुल बजट 33,600 करोड़ रुपए तय किया गया है और इसका लक्ष्य है 100 से 1,000 एकड़ के बीच के 100 नए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करना। बिल्कुल, 100 पार्क। तो अब अगर हम सीधे सीधे हिसाब लगाएं तो 33,600 करोड़ को 100 पार्कों में बांटने पर एक पार्क के हिस्से में करीब 336 करोड़ रुपए ही आते हैं। हाँ, गणित तो यही कहता है। तो जरा सोचिए, क्या महज 336 करोड़ रुपए में एक विश्व स्तरीय इंडस्ट्रियल पार्क बन सकता है? मतलब क्या ये बजट वास्तव में इतना विशाल है जितना बताया जा रहा है? ये बहुत ही सटीक और जरूरी सवाल है, और यहीं पर इस योजना की असली चालाकी या कहें स्मार्ट फाइनेंसिंग छुपी हुई है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये 33,600 करोड़ रुपए पूरी तरह से हर एक सड़क और हर एक नाली बनाने के लिए नहीं है। ये एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक फंड है। मतलब ये सारा पैसा सिर्फ सरकार नहीं दे रही है? बिल्कुल नहीं। योजना के तहत सरकार आंतरिक विकास के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दे रही है। 1 करोड़ प्रति एकड़? हाँ, और इसके अलावा जो बाहरी कनेक्टिविटी है, जैसे मेन नेशनल हाईवे से पार्क तक सड़क बनाना या वहां तक रेलवे लाइन बिछाना, उसकी कुल लागत का 25% हिस्सा ये फंड कवर करेगा। तो बाकी का 75% पैसा कहाँ से आएगा? वो आएगा राज्य सरकारों और प्राइवेट कंपनियों के निवेश से। सरकार अकेले पूरा बोझ नहीं उठा रही है। वो एक ऐसा आकर्षक ढांचा तैयार कर रही है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और राज्य खुद आगे आकर अपना पैसा लगाएं। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का सीड फंड है जो बाकी के बड़े निवेश को खींच कर लाएगा। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, ये सीड फंड ही है। लेकिन इस पूरे मॉडल की जरूरत को समझने के लिए मुझे लगता है हमें पहले उस बीमारी को समझना होगा जिसका ये इलाज है। आप लाल फीताशाही की बात कर रहे हैं? हाँ, रेड टेप। क्या ये सच में इतना बुरा था? मेरा मतलब है, पहले जब किसी कंपनी को जमीन मिलती थी तो क्या उन्हें सच में सड़क से लेकर बिजली पानी तक सब खुद ही जुगाड़ना पड़ता था? बिल्कुल, और इसे सिर्फ बुरा कहना शायद हालात को कम आंकना होगा। मैं आपको बताती हूँ, ये किसी भी निवेशक के लिए एक अंतहीन चक्रव्यूह जैसा था। चक्रव्यूह मतलब निकलना नामुमकिन? हाँ, मान लीजिए कोई विदेशी या घरेलू कंपनी एक बड़ा प्लांट लगाना चाहती है। सबसे पहले तो सही जमीन ढूंढने और उसे अधिग्रहित करने में ही सालों लग जाते थे। और जमीन मिलने के बाद भी तो मुश्किलें खत्म नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं। फिर पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस लो, पानी के कनेक्शन के लिए अलग सरकारी दफ्तर के चक्कर काटो, और वहां एक फाइल एक मेज से दूसरी मेज तक जाने में 6 महीने ले लेती थी। बाप रे! और बिजली का भी तो अलग ड्रामा होता होगा। हाँ, हाई टेंशन लाइन बिछाने के लिए अलग विभागों से संघर्ष करो। इस पूरे तामझाम में इतना वक्त बर्बाद होता था कि इसे उद्योग की भाषा में कंस्ट्रक्शन लैग कहा जाने लगा।
आपने आज पैसा लगाया और उत्पादन शुरू होने में 4 से 5 साल लग गए। भव्य योजना इसी टाइमलाइन को सालों से घटाकर कुछ महीनों में समेटने की कोशिश कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कैटलिस्ट फंड से जमीन पर असल में क्या बदलने वाला है? एक मैन्युफैक्चरर को पहले दिन उस पार्क में ऐसा क्या मिलेगा कि वो 5 साल का काम चंद महीनों में कर ले? यही तो इस प्लग इन प्ले मॉडल की खासियत है। तो जब हम रेडी टू यूज कहते हैं तो इसका जमीनी मतलब क्या है? जमीनी मतलब ये है कि जब कोई कंपनी वहां फैक्ट्री लगाने पहुंचेगी तो उसे सबसे पहले पर्यावरण और अन्य विभागों की वो मंजूरियां पहले से मिली हुई होंगी। जिनके लिए पहले सालों दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे। बिल्कुल, क्योंकि वो जमीन पहले से ही उन क्लियरेंस के साथ आएगी, आपको जाकर लाइन में नहीं लगना है। ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है। और भौतिक सुविधाओं का क्या? पार्क के अंदर पक्की और चौड़ी सड़कें पहले से बनी होंगी, पानी की निकासी का बेहतरीन सिस्टम तैयार होगा। मतलब ड्रेनेज की कोई टेंशन नहीं। हाँ, और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज यानी बिजली के भारी केबल और हाई स्पीड इंटरनेट के फाइबर ऑप्टिक्स पहले से बिछे होंगे। अरे वाह, इंटरनेट और बिजली भी पहले से तैयार। और तो और कुछ पार्कों में विशेष सुविधाएं भी होंगी, जैसे कि पहले से बने हुए फैक्ट्री शेड्स, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए आधुनिक लैब और माल रखने के लिए इंटीग्रेटेड वेयरहाउस। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे कोई व्यक्ति एक फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट किराए पर लेता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। मतलब उसे ईंट सीमेंट नहीं खरीदना, उसे प्लम्बर को नहीं बुलाना, पेंटर से नहीं उलझना, उसे बस अपना सूटकेस लेकर आना है और रहना शुरू कर देना है। बिल्कुल। और व्यापार की दुनिया में इस सूटकेस लेकर आने का मतलब है कि एक मैन्युफैक्चरर को अब सिर्फ अपनी मशीनें लानी है और अपनी वर्कफोर्स यानी कर्मचारियों को काम पर लगाना है। इससे तो शुरुआती खर्च में बहुत भारी कमी आएगी ना, बहुत ज्यादा। जैसे हम कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो एकदम कम हो जाएगा। शुरुआत में जब कंपनी को जमीन समतल करने, सड़क बनाने और नाली खोदने पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो वो सारा पैसा बच जाएगा। और सबसे बड़ी बात, समय बचेगा। बिल्कुल, जो कंपनी 3 साल बाद मुनाफा कमाना शुरू करती, वो अब छठे महीने से ही बाजार में अपना माल उतार सकती है। तो हम सिर्फ समय नहीं बचा रहे हैं, हम उस शुरुआती पूंजी को भी बचा रहे हैं जो अक्सर किसी नए बिजनेस की कमर तोड़ देती है। सही कहा। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा अगर जुड़ जाता है। कैसा अगर? ये सब सुनने में बहुत शानदार लगता है, 100 पार्क, रेडी टू यूज सुविधाएं, फुली फर्निश्ड फैक्ट्रियां, लेकिन हम जानते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स में कागज पर जो योजना होती है, जमीन पर अक्सर वो एक गड्ढे वाली सड़क या अधूरे पड़े शेड में तब्दील हो जाती है। हाँ, ये डर तो हमेशा रहता है। तो ये कैसे पक्का होगा कि ये 33,600 करोड़ रुपए बेहतरीन क्वालिटी के पार्कों पर ही खर्च होंगे और किसी खराब या आधी अधूरी योजना में बर्बाद नहीं होंगे? क्या सरकार बस राज्यों को पैसा बांट देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरी योजना का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। इस बार पैसे बांटने का तरीका पुराना नहीं है। मतलब हर राज्य को थोड़ा थोड़ा फंड देने वाला सिस्टम खत्म? हाँ, इस बार चुनिंदा उत्कृष्टता यानी सिलेक्टिव एक्सीलेंस की नीति अपनाई गई है और इसके लिए एक चैलेंज्ड बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस होगा। चैलेंज्ड बेस्ड सिलेक्शन, ये तो किसी स्टार्टअप पिच कंपटीशन जैसा लग रहा है। क्या राज्यों को सच में एक दूसरे से मुकाबला करना होगा? हाँ, आप इसे राज्यों के बीच का एक कड़ा मुकाबला ही कह सकते हैं। केंद्र सरकार बस यूं ही फंड रिलीज नहीं करेगी, राज्यों को आगे आकर साबित करना होगा कि उनका प्रस्ताव सबसे व्यवहारिक है। अच्छा, मतलब उन्हें दिखाना होगा कि उनकी जमीन निवेश के लिए सबसे ज्यादा तैयार है। बिल्कुल, उन्हें दिखाना होगा कि जो जमीन वे दे रहे हैं, क्या वहां तक नेशनल हाईवे पहुंचता है, क्या वहां से कोई बड़ा बंदरगाह या रेलवे स्टेशन पास है, और बिजली पानी की गारंटी भी देनी होगी। हाँ, क्या वहां पानी और बिजली की लगातार सप्लाई मुमकिन है। जो राज्य सबसे पुख्ता और इन्वेस्टमेंट रेडी प्लान लेकर आएगा, जो कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर सबसे ज्यादा तैयार होगा, उसे ही ये फंड मिलेगा। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है, क्योंकि इससे राज्यों के बीच एक होड़ मचेगी कि कौन सबसे अच्छा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार कर सकता है। इससे क्वालिटी तो अपने आप सुधरेगी। यही तो इस मॉडल की खूबी है। लेकिन फिर भी एक शंका है मेरे मन में। बताइए। मान लीजिए किसी राज्य ने एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दे दी, फंड भी जीत लिया, लेकिन जब जमीन पर काम शुरू हुआ तो ठेकेदारों, राज्य के विभागों और केंद्र के बीच तालमेल ही नहीं बैठ रहा। जो अक्सर होता है। राजनीति बीच में आ गई। इसे कौन संभालेगा? क्योंकि यहीं तो सारे बड़े प्रोजेक्ट लटक जाते हैं, एक विभाग दूसरे पे जिम्मेदारी डाल देता है। यहीं पर एक बहुत अहम संस्था की एंट्री होती है, NICDC। NICDC मतलब नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बिल्कुल सही। ये संस्था वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT के तहत काम करती है और इन 100 भव्य पार्कों का पूरा कार्यकारी नेतृत्व और मैनेजमेंट इसी संस्था के हाथ में होगा।
लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ये भी तो एक सरकारी संस्था ही है, एक और विभाग, एक और नया नाम। ये संस्था ऐसा क्या अलग करेगी जो बाकी नहीं कर पाए? अलग ये करेगी कि NICDC कोई नई या अनुभवहीन संस्था नहीं है। इनके पास देश के 13 अलग-अलग राज्यों में पहले से ही 20 बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को सफलता से लागू करने का जमीनी अनुभव है। अच्छा, मतलब ये पहले से ही इस फील्ड के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनियों को एक साथ काम करना होता है, जिसे इस योजना में त्रिपक्षीय सहयोग कहा गया है, तो उनके बीच के मुद्दे कैसे सुलझाने हैं। मतलब अगर राज्य का बिजली विभाग फाइल अटका रहा है, तो इन्हें पता है कि फाइल कैसे निकालनी है। एकदम सही पकड़े हैं आप। वे एक बहुत बड़े सेफ्टी नेट का काम करेंगे। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि जो क्वालिटी कागज पर तय हुई थी, वही जमीन पर भी उतरे। तो ये सिर्फ ऊपर बैठकर निगरानी करने वाला विभाग नहीं है, बल्कि ये एक अनुभवी प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह है। हाँ, जो जमीनी हकीकत को समझता है। जिसे पता है कि जमीनी स्तर पर क्या परेशानियां आती हैं। अगर 3 अलग-अलग समूह मिलकर एक ही पार्क बना रहे हैं, केंद्र, राज्य और प्राइवेट प्लेयर, तो जाहिर है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति या संस्था चाहिए जो ड्राइविंग सीट पर हो और जिसे हर गड्ढे का पता हो। और ये काम NIDCD बखूबी करेगी। तो चलिए, अब अगर हम मान ले कि ये चैलेंज बेस्ड सिलेक्शन वाला आइडिया पूरी तरह काम कर गया, NICDC ने अपना काम बखूबी किया और ये 100 प्लग इन प्ले पार्क बनकर तैयार हो गए, जो कि हमारा लक्ष्य है। तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था और बड़े परिदृश्य पर क्या असर होगा? क्योंकि अल्टीमेटली हम ये सब सिर्फ कुछ अच्छी सड़कें और शेड बनाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित करना है। चाइना +1 वाली बात? हाँ, बिल्कुल। आज पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियां पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग हब के अलावा एक विश्वसनीय विकल्प की तलाश कर रही हैं। वे अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहती हैं। लेकिन पहले जब वो भारत की तरफ देखती थीं, तो वो पुरानी लाल फीताशाही उन्हें डरा देती थी। वही कंस्ट्रक्शन लैग, विदेशी कंपनियां यहाँ आना तो चाहती थी, लेकिन हमारा धीमा सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ही उन्हें दूर भगा रही थी। मतलब हम मौका कमा रहे थे। 100%। लेकिन जब हम उन्हें ये विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा देंगे, तो उनकी लागत अपने आप कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स का खर्च बचेगा। बिल्कुल। जब माल अच्छी सड़कों और रेल नेटवर्क के जरिए बंदरगाहों तक जल्दी पहुंचेगा, तो ओवरहेड्स भारी मात्रा में बचेंगे। और यही जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के लिए एक बहुत बड़ा चुंबक बन जाएगा। जो पैसा पहले बुनियादी ढांचे की कमी के कारण दूसरे देशों में चला जाता था, वो अब भारत की ओर आकर्षित होगा। एकदम सही। और जब ये विदेशी निवेश यहाँ आएगा, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, तो सबसे सीधा और बड़ा फायदा तो रोजगार का होगा, है ना? बिल्कुल। और ये रोजगार सिर्फ फैक्ट्रियों के अंदर तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर ऐसा होगा जिसे अर्थशास्त्र में हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट? हाँ, एक तो सीधे तौर पर उन पार्कों में मशीनें चलाने वालों, इंजीनियरों और कर्मचारियों को नौकरी मिलेंगी, जिसे हम डायरेक्ट जॉब्स कहते हैं। लेकिन इसका असली और व्यापक प्रभाव उन अप्रत्यक्ष नौकरियों पर होगा जो इन पार्कों के बाहर पैदा होंगी। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। ये अप्रत्यक्ष रोजगार कैसे काम करेगा? देखिए, जब एक जगह पर 10 या 20 बड़ी फैक्ट्रियां काम करती हैं, तो वो सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं रहती, वे अपने आप में एक पूरा आर्थिक इकोसिस्टम बन जाती हैं। मतलब उनके आसपास एक नई दुनिया बस जाती है। बिल्कुल। उन बड़ी कंपनियों को कच्चा माल सप्लाई करने के लिए छोटे वेंडर्स और सप्लायर्स आएंगे। उनके तैयार माल को देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ले जाने के लिए लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कंपनियां खड़ी होंगी। ट्रक्स, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, ये सब भी तो बढ़ेगा। हाँ, और वहां काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के रहने के लिए आसपास नए घर बनेंगे, उनके बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे, अस्पताल बनेंगे, आसपास नई दुकानें और सर्विस सेक्टर विकसित होगा। ये तो पूरा का पूरा एक शहर बसाने वाली बात हो गई। यही तो मैं कह रही हूँ। इस तरह से हमारा पूरा सर्विस और लॉजिस्टिक्स सेक्टर ही एक नए रूप में सामने आएगा। ये भव्य योजना सिर्फ 100 इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बना रही है, ये असल में 100 नए आर्थिक शहरों की नींव रख रही है। ये नजरिया वाकई बहुत बड़ा है। मतलब ये सिर्फ कुछ कंपनियों को जमीन देने का मामला नहीं है, ये पूरे देश के आर्थिक भूगोल को फिर से लिखने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है। बिल्कुल सही। पुरानी भूमि आवंटन की सोच से निकलकर 33,600 करोड़ के इस उत्प्रेरक फंड और राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के जरिए
ये योजना सच में उस पुराने थकाऊ सिस्टम को उखाड़ फेंकने का ब्लूप्रिंट लगती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन इस पूरी गहराई से की गई चर्चा में मुझे एक बात ने बहुत सोचने पर मजबूर किया है। अच्छा, क्या बात है वो? जब हम प्लग एंड प्ले की बात कर रहे थे तो आपने हमारे स्रोतों दस्तावेजों से एक बहुत ही अहम बात बताई थी। आपने कहा था कि मैन्युफैक्चरर को सिर्फ अपनी मशीनरी और अपनी वर्कफोर्स लानी है। हाँ, बिल्कुल। मशीनरी तो चलिए कोई भी कंपनी दुनिया के किसी भी कोने से खरीद कर ले आएगी, प्लग लगाएगी और उसे चालू कर देगी। लेकिन जरा वर्कफोर्स के बारे में सोचिए। वर्कफोर्स के बारे में क्या? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा इस तरफ है कि अगर भविष्य की इन फैक्ट्रियों में जमीन से लेकर वेयरहाउस, इंटरनेट और बिजली तक सब कुछ प्लग एंड प्ले है, यानी पहले दिन से ही काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो क्या हमारी उस वर्कफोर्स को भी प्लग एंड प्ले नहीं होना पड़ेगा? ये एक बहुत ही जबरदस्त और गहरा सवाल है ना? क्योंकि एक तरफ तो हम दुनिया भर की कंपनियों को ऐसा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं कि वो आएं और पहले ही दिन से अपना हाईटेक उत्पादन शुरू कर दें। हाँ, सब कुछ रेडी है। लेकिन क्या हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम और हमारी स्किलिंग एजेंसियां इतनी तेजी से ऐसे कर्मचारी तैयार कर रही हैं जो पहले दिन से उन आधुनिक मशीनों को संभाल सकें? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमारे संस्थान उस रेडी टू यूज वाले स्तर के प्रोफेशनल्स निकाल रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर हमारी जमीन प्लग एंड प्ले हो गई, हमारी सड़कें और फैक्ट्रियां प्लग एंड प्ले हो गईं, लेकिन हमारे युवा उन मशीनों के लिए तैयार नहीं हुए, तो ये पूरी योजना अपना 100% परिणाम नहीं दे पाएगी। बिल्कुल, मशीनें खुद तो नहीं चलेंगी, उन्हें चलाने के लिए हाई टेक स्किल्स चाहिए। सही कहा। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें और हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। सिर्फ दीवारें और इंटरनेट बना देने से काम नहीं चलेगा, दिमागी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो तैयार करना होगा। एकदम सही पॉइंट उठाया है आपने। खैर, श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिसे हम आज यहीं छोड़ देते हैं ताकि वे इस पर खुद भी गहराई से विचार कर सकें। क्या हम सच में एक प्लग एंड प्ले भविष्य के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचना चाहिए। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने और इन तमाम आर्थिक और रणनीतिक पहलुओं को समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।